हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदरा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। जो हमारा 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में जो पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें हमने यहां तक ये चीज सीखी थी कि एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए 3 तरीके हुआ करते थे, जिसमें पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र। और पीछे वाली क्लास में हमने ये चीज समझी थी कि श्रीधराचार्य सूत्र से एक द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। यहां तक हमने इस चीज को सीखा था। यदि आप इस क्लास को देख रहे हो और पीछे वाली क्लास को नहीं देखा तो आपकी ये क्लास कम समझ में आएगी, इसलिए आप पहले पीछे वाली क्लास को जाकर देखें ताकि आज वाली क्लास है ना वो आपके प्योर एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 4.3, और 4.3 यदि आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो उसमें 4.3 को हटाकर 4.4 को लेकर आ गया। तो नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार तो 4.3 है, तो 4.3 को हम पढ़ेंगे। तो 4.3 में टॉपिक का नाम है मूलों की प्रकृति। बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको आज की क्लास के अंदर, इसलिए आप शुरू से लेके और लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आज का जो टॉपिक है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए अच्छी तरीके से। 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसको मैं ये क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूं इसका कि मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो इधर देखो आप आराम से, आपको केवल और केवल बोर्ड के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग को एक जगह रख के और देखना है ताकि ये पूरी की पूरी क्लास आपके दिमाग में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या चीज है सर, कैसे इसको पढ़ेंगे? अभी देखो पूरी क्लास होगी तब तक समझ में आ जाएगा। मूलों की प्रकृति ये टॉपिक का नाम है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 का बेसिक नई एनसीईआरटी बुक के अनुसार मूलों की प्रकृति। अब देखो ये जो मूलों की प्रकृति है वो क्या चीज है, कैसे है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पीछे वाली क्लास में हमने ये बात की थी कि सर एक द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण दिखने में, द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण की शक्ल हुआ करती है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और इस द्विघात समीकरण में इसके मूल ज्ञात किए थे, और मूल ज्ञात करने के लिए आपने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में आएगा 2a। ये है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ ने दिया ताकि इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र हो गया। अब ये है श्रीधराचार्य सूत्र। मैं एकदम बिल्कुल आपको देसी अंदाज में इस चीज को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका ध्यान मैं बोर्ड के ऊपर चाहता हूं, बाकी पूरी गारंटी है मेरी, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर, जो बच्चा 10th क्लास में है उसके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। अब ध्यान से देखना कि सर मैंने ये द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था, और ये जो द्विघात समीकरण है इसके अंदर आप एक चीज नोट करना, शांति से देखना आराम से। यदि ये रूट के अंदर जो है ना, रूट के अंदर कौन है, b² माइनस 4c। अब इसको अलग निकाल लिया और इसका अलग से अध्ययन करेंगे। क्या बोला मैंने, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है सर b² माइनस में 4ac, इसको अलग से निकालो, आप साइड में निकालो। यह है रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, यह है सर b² माइनस 4ac, इसको अलग से निकाल दिया, और इसको अलग से निकालने के बाद इसको एक नाम दे दिया गया कि इसका नाम है विविक्त कर। विविक्त कर, इसका नाम है विविक्तिकर। अब कई जगह आपको इसको ऑफलाइन क्लासों में हम ये इस जगह इसको बोलते हैं कि इसको विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते हो विवेचक, इसको आप विवेचक भी बोल सकते हो। और इसका सही नाम ध्यान से सुन लेना, इसका सही नाम तो है विविक्तिकर, विविक्तिकर। और इसका सही, हम इसको बोलने में आमतौर पर बोलने के अंदर हम इसको विवेचक भी बोलते हैं। और इसको डी से निरूपित किया जाता है, कैपिटल लेटर डी से निरूपित किया जाता है। इस बात को दिमाग में बिठाना। ये जो b² माइनस 4ac है, ये b² माइनस 4ac है, इसको हमने अलग से निकाल दिया और इसका नाम क्या है, विविक्त कर। और इसको हम बोल सकते हैं विवेचक भी बोल सकते हैं, कोई ज्यादा दोहराई नहीं है, बोलना है बस। इसको आप विवेचक भी बोल सकते हो, और इसको शॉर्ट में हम डी से निरूपित किया करते हैं, डी से इसको निरूपित करेंगे। तो मैंने ये चीज आपको सिखाई कि हमने एक द्विघात सूत्र पढ़ा, द्विघात सूत्र x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये जो रूट के अंदर जो आइटम लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है सर b² माइनस 4ac, इसका अलग से अध्ययन करेंगे। इसको निकाल के बाहर ले लिया और इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया सर विविक्त कर।
क्या नाम दिया? विविक्त कर, और इसको विवेचक बोला जाता है और इसको डी से निरूपित भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? यहां से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपके ये चीज समझ में आ गई कि सर सीधा सिंपल काम कर रहे हो, ये चीज समझ में आनी जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से अध्ययन करेंगे। अब देखो मूलों की प्रकृति के बारे में क्या होता है। मूलों की प्रकृति पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर पूरी की पूरी मूलों की प्रकृति डिपेंड कर रही है। यदि आपको मूलों की प्रकृति पूछे तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो, सीधा डायरेक्ट। सबसे आसान तरीका है आप डी निकाल दो, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो डायरेक्ट आप। और ये कैसे कैसे आएगा, मैं आपसे ये चीज बोलूं कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो निकालना है। यदि आपको मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको डायरेक्ट ये काम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, आपको ये पता है कि ये एक संख्या आने वाली है। क्या आएगी? एक संख्या आएगी। या तो ये आ सकता है सर पॉजिटिव आ जाए, बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी आ जाए कोई संख्या, या सर ये नेगेटिव आ जाए मतलब 0 से छोटी आ जाए, या सर ये 0 आ सकता है। मैं आपसे बोलूं कि क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? आप बोलोगे सर इसके अलावा तो क्या आएगा, या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा या 0 आ सकता है, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है भाई। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हो, या तो वो कोई संख्या आ जाएगी प्लस में आएगी संख्या, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपने पीछे वाले वीडियो के अंदर देखा होगा, द्विघात सूत्र से हमने मूल ज्ञात किए थे, तो मूल निकालने के लिए यहाँ रूट के अंदर कुछ ना कुछ तो आता था, वो या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो या 0 आ जाए। ये 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन है, तो इन 3 कंडीशन को आपको दिमाग में बिठाना है। सर पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए तो क्या करना पड़ेगा। इधर सुनो, यदि आपके पास में बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से बड़ा आ जाए, ये चिन्ह किसका है? 0 से बड़ा, क्योंकि जिस साइड में मुंह खुलता है वो संख्या बड़ी होती है। तो इसका मतलब हम इसको बड़ा बता रहे हैं, सुनना ध्यान से, इस चीज को हम बड़ा बता रहे हैं। जिस साइड में मुंह खुला हुआ है ये बड़ा है, किससे? 0 से। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव संख्या। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव संख्या। यदि 3 कंडीशन बनेगी, तीनों शर्तें याद रखनी है कि बेटा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो मूल होंगे वास्तविक तथा समान, असमान, वास्तविक तथा असमान, ये मूलों की प्रकृति असमान। अब आप बोलोगे सर ये मूलों की प्रकृति के बारे में बताओ, ये मूलों की प्रकृति है क्या? देखो सीधी सिंपल बात करें हम तो मूलों की प्रकृति का मतलब इतना सा है केवल और केवल कि मूल दिखने में कैसे दिखते हैं, कि पॉजिटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं, माइनस में दिख रहे हैं, प्लस में दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? मूल दिखने में कैसा दिखता है, यही मूलों की प्रकृति का मतलब होता है। सीधा साधारण भाषा में आप समझो इस चीज को, मूलों की प्रकृति का मतलब यह होता है कि मूल दिखने में कैसा दिखता है। तो या तो वो पॉजिटिव, आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए आप निकाल लो विविक्त कर का मतलब विवेचक, यानी कि डी निकाल दो। डी किसको बोला था? याद है? डी बोला था सर रूट के अंदर जो आइटम बैठा था, रूट के अंदर जो आइटम है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि 3 केस बनेंगे, यहां ध्यान रखना 3 केस बनेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया, ये बड़ा है तो ये बड़ी चीज है, जिस साइड में मुंह खुला हुआ है वो चीज बड़ी है, ये बड़ा आ गया किससे? 0 से, तो मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक तथा असमान। इस बात को दिमाग में बिठाना। 3 ही कंडीशन बताऊंगा, तीनों कंडीशन को दिमाग में रखना है आपको। ये हमने पढ़ा कि सर यदि मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। दिमाग के अंदर बात को बिठा लेना। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी हमारे पास में कंडीशन ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए, ये 0 के बराबर भी आया था, आपने पीछे वाली क्लास में देखा होगा। पीछे वाली क्लास में हमने ये चीज देखी थी कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर 0 भी आया था, उस टाइम मूल बराबर हुए करते थे। अब समझ में आएगा आपके धीरे धीरे बात। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो 0 के बराबर आ गया तो जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे तथा समान होंगे। तथा क्या होंगे? समान होंगे। वास्तविक तथा समान। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो मूल क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे सर वास्तविक तो होगा लेकिन
समान हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही मूल बराबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट। अब बोलो मैं डी लिखूंगा यहाँ पे, आपको समझ जाना है, प्रत्येक बच्चे को 10th क्लास का जो भी बच्चा देख रहा है उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां लिख रहा था मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अलग से नाम दे दिया, डी दे दिया। अब आप यहां पे डी लिख सकते हो, अपॉन में है 2a। मैं आपसे बोलूंगी यदि ये डी 0 आ गया तो बताओ ये 0 हुआ नहीं हुआ? 0 हो गया सर, तो प्लस और माइनस का तो कोई झंझट नहीं रहा, बात खत्म। तो यहां मूल बराबर ही तो आएंगे दोनों, बिल्कुल सही बात है। आई बात समझ में? ये चीज समझाने जा रहा था मैं आपको कि पीछे वाले मूल जब हम ज्ञात कर रहे थे तो मूल बराबर भी आ रहे थे, इस वजह से आ रहे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी 0 के इक्वल आ रहा था। दो कंडीशन हमने सीखी। दो कंडीशन क्या सीखी कि यदि बी स्क्वायर, आपको मूलों की प्रकृति के बारे में पता करना है और मूलों की प्रकृति के बारे में आपको पता करना है तो आपको सीधा सिंपल इतना सा दिमाग लगाना है कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, डी निकालना है, विभक्त कर निकालना है, आपको विवेचक निकालना है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, और 0 भी आ गया तो भी मूल वास्तविक होंगे, और 0 से बड़ा आ गया तो मूल असमान होंगे, 0 आ गया तो मूल समान होंगे। दो कंडीशन दिमाग के अंदर बिठा लो आप। दो कंडीशन, तीन ही है कंडीशन, तीन कंडीशन दिमाग में बिठा लिया तो 4.3 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो इसका मतलब दो कंडीशन हमारे दिमाग में आ गई कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन समान हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन आपके सामने ये है कि यदि ये कंडीशन अच्छी है, यदि बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से छोटा आ गया, इधर देखो मैंने मुंह किधर खोला है, 0 की साइड में, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सर 0 बड़ा है तो ये छोटा है, 0 बड़ा है तो ये क्या है? छोटा। जो बड़ा है उस साइड में मुंह खोल देना, यहां कंफ्यूज मत होना, मैंने इस साइड में मुंह खोला है, इसका समीकरण बोलते हैं, 11th क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ये मैं इसको इस साइड में मुंह खोल दिया तो इसका मतलब ये बड़ा है, और इस साइड में मुंह खोल दिया तो मतलब 0 बड़ा है। 0 बड़ा है तो हम समझ सकते हैं कि ये छोटा है, और छोटा है तो इसका मतलब माइनस में, किसमें है? माइनस में। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। केवल कल्पना कर सकते हैं, हम निकाल नहीं सकते, काल्पनिक होंगे। ये तीन शर्तें दिमाग के अंदर बिठा लेना, मूल काल्पनिक होंगे उस टाइम में। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर ये जो आइटम है वो कहां से लेके आए हम? ये सर रूट में से उठाकर लेकर आए हैं। कहां से लेकर आए? रूट में से उठा के लेकर आए हैं। तो मैं बोलूंगी रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव संख्या आ गई, मान लो नेगेटिव संख्या आ गई, तो हमारी गणित यहां फेल हो जाती है और हम यहां लिख देते हैं, ये चीज लिख देते हैं कि भाई यहां मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं निकल पाएंगे। और गणित के अंदर, मैथमेटिक्स में यदि रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाएगी तो इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। 11th क्लास में जब आप मैथमेटिक्स में जाओगे तो 11th क्लास में आपको एक चौथा चैप्टर न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार चौथा चैप्टर देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। समिश्र संख्या के अंदर आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी, वो आगे की बात है। अभी हाल फिलहाल सारी की सारी जो गणित है 10th क्लास की, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं पर टिकी हुई है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं पर टिकी हुई है, इसलिए ये काल्पनिक होती है। और जब रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाती है, जब रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाती है तो आप बोल देना ये संभव नहीं है। जब तक आप 10th क्लास में हो, 11th क्लास में जाओगे तो उस चैप्टर में पढ़ लोगे कि हाँ इसके भी मूल निकाल सकते हैं, आगे निकाल पाएंगे। तो तीन कंडीशन मैंने बताई, उम्मीद करता हूं कि ये तीन की तीन आपके समझ में आई होगी। तीन कंडीशन बहुत ही शानदार ये है, तीनों याद रखनी पड़ेगी। यदि तीन कंडीशन याद है तो आप इन आगे वाली जो आने वाले क्वेश्चन है उसको आराम से कर सकते हो। क्या बताया मैंने, ध्यान से सुन लेना और देख लेना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया या 0 आ गया तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान और समान। समान कब होगा? जब 0 होगा तो समान, और असमान कब होगा? असमान होगा जब 0 से बड़ा होगा। एक ही कंडीशन में मूल नहीं निकलेंगे, एक ही कंडीशन में मूल नहीं निकलेंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गई, तो मूल नहीं निकलेंगे। एक कंडीशन में मूल नहीं निकलेंगे, बाकी दो कंडीशन में मूल तो निकल रहे हैं, दो कंडीशन में मूल तो निकल रहे हैं, वास्तविक भी है लेकिन समान और असमान का फर्क आ जाता है। बाकी एक कंडीशन ऐसी है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गई, तो मूल नहीं निकलेंगे। इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लेना, ये 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला। उम्मीद करता हूं कि ये तीन कंडीशन आपको कॉपी के अंदर नोट भी करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बहुत इसको अच्छी तरीके से आपको दिमाग के अंदर बिठाना है। और ये चीज समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन दे दे कि बता कि इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बता। मूल ज्ञात नहीं करना है, मूल ज्ञात नहीं करने हैं, केवल और केवल मेरे को ये बता दे कि मूल दिखने में कैसे दिखेंगे।
वास्तविक दिखेंगे या काल्पनिक दिखेंगे, तो उसके लिए मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी, और अब इससे संबंधित हम लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमने उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक का, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसका उदाहरण नंबर 7 ले रखा है। अब देखो उदाहरण नंबर 7 इसने क्या बोला कि एक द्विघात समीकरण, ये है द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभक्त कर का मतलब डी ज्ञात करना है। डी किसको बोला था? याद है सर? बिल्कुल, किसको बोला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोला था। तो आपको निकालना बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, निकालना आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac है, केवल और केवल। तो व्यक्त कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब मैं आपसे बोलूंगी भाई मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मूलों के बारे में मूल ज्ञात नहीं करने। देखो कहां बोला क्वेश्चन वाले ने मूल क्या ज्ञात करना ही नहीं है, मूल ज्ञात करना ही नहीं है, केवल और केवल आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। उसके लिए आपको व्यक्त कर तो निकालना ही पड़ेगा। यदि यहां पे ये नहीं भी देता कि व्यक्त कर ज्ञात कीजिए, विवेचक ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात, डायरेक्ट पूछ लेता मूलों की प्रकृति, तो भी ये ज्ञात करना पड़ता, क्योंकि इसके बिना हम बता नहीं सकते। आपको जब भी मूल्यों की प्रकृति, मैं डायरेक्ट रास्ता बताऊं आपको, जब भी मूल्यों की प्रकृति के बारे में पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दें, और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेगा या तो वो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा या जीरो आएगा। प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक और असमान, और जीरो आ गया तो मूल वास्तविक तथा समान, और नेगेटिव आ गया तो मूल काल्पनिक हो जाएगी। 3 शर्तें याद है तो आराम से कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम करके बताते हैं, शुरुआत करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले आपको क्या है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस में है 4x और प्लस में 3 इक्वल टू है 0। अब आपको डायरेक्ट मूल ज्ञात नहीं करनी है। मूल ज्ञात करने के लिए तो हमने गुणनखंड विधि सीखी थी, और श्रीधराचार्य सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, और श्रीधराचार्य से यदि आप कर रहे हो तो पहले विवेचक ज्ञात कर लो। क्यों? क्योंकि काम में आएगा आगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले डी ज्ञात करना है। डी का मतलब विभक्त कर, विभक्त कर ज्ञात करेंगे तो ये होता है सर सूत्र उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ऐसे मान के चलो कि विभक्त कर ज्ञात करने का, यानी कि विवेचक ज्ञात करने का फॉर्मूला मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये फॉर्मूला ये ऐसे, तो फॉर्मूला ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां चल रहा है कि बी का करना है स्क्वायर। मैं आपसे पूछूंगी इसमें बी कौन है, तो आप बोलो सर माइनस का 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर है माइनस, ये है 4, और ए का मान है सर 2, ये लिखा 2, और सी का मान कितना है 3, तो ये लिख दिया हमने 3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब इनको इंटू करना, ये हो जाएगा सर 8, 8 3 हो गया 24, 16 में से 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8। तो क्या बोलते हो भाई? आप बोलते हैं सर डी का मान क्या आ गया? नेगेटिव आ गया भाई, डी के अंदर नेगेटिव आ गया, डी का मान नेगेटिव आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर बोला, पहले बोला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, ये नेगेटिव कोई तो बता रहा है, माइनस कोई तो बता रहा है, क्योंकि ये छोटा है किससे? 0 से। मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। तो ये यहाँ पे मूल क्या हो जाएंगे इसके? काल्पनिक। तो ये मूल इसके हो जाएगा काल्पनिक। तो आप यहाँ बोलोगे कि बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac किससे छोटा है? 0 से छोटा है। तो मूल क्या है? तो मूल काल्पनिक है। तो मूल काल्पनिक है। ये मूलों की प्रकृति बता दी आपने, काल्पनिक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। ये मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। ये पूरा इतना सा क्वेश्चन छोटा सा है, पीछे वाले क्वेश्चनों की तुलना में ये क्वेश्चन छोटे रहेंगे, क्योंकि केवल आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है आपको केवल और केवल। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको डी निकाल लेना है। डी कैसे आ रहा है उसके अनुसार आंसर दे देंगे। डी देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो मूल क्या है? काल्पनिक है। समझ आई बात? और काल्पनिक है तो हम यहाँ इसके मूल नहीं निकाल सकते, मूलों का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। 11वीं क्लास में निकालेंगे हम, जब आयोटार हम पढ़ेंगे ना सब चीजें। तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन वाला ये बोला है कि आपके सामने ये है एक द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1/3 इक्वल टू है 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभक्त कर। पहले बात तो डी ज्ञात करना, विभक्त कर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेंगे और फिर मूलों की प्रकृति भी बतानी है। मूल बताएं, क्योंकि जब आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आ जाएगा तो मूलों की प्रकृति आ जाएगी, आराम से बता देंगे। और यदि मूल वास्तविक है, यदि मूल वास्तविक है तो इस मूल तो उनको मूलों को भी ज्ञात करना है। तो मूल वास्तविक होंगे तो ही ज्ञात कर पाएंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में आप कितना ही जोर लगा लो मूल नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मूल काल्पनिक है, केवल कल्पना कर सकते हैं, वास्तविक है ही नहीं। वास्तविक होता है तो ही निकाल पाएंगे। रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई तो आप वहीं छोड़ दो उसको, आपके लेवल के
बाहर है कि सर हमें मतलब नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई तो वही छोड़ दो कि आगे संभव नहीं है भाई, जब तक आप 10th क्लास में हो। उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लिखोगे सर 3x² द्विघात समीकरण लिख लेता हूं, 3x² माइनस में 2x प्लस में है 1/3 इक्वल टू है 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का आपको मूल नहीं ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। और मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको सर विवेचक निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो आप निकालो डी। डी इक्वल सूत्र होता है b² माइनस 4ac। याद रखना है सारे बच्चों को, b का करना है स्क्वायर। बताओ इसमें से b कौन है, तो आप देख लो सर x का गुणांक b होता है, तो ये हो गया -2, तो ये लिख दिया -2 का स्क्वायर माइनस ये 4 चल रहा है, एक का मान 3 ये लिखा 3, c का मान 1/3 ये लिखा 1/3। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर हो गया सर 4 और ये 3 से 3 कैंसिल, 4 और 1 गुणा हुआ तो क्या आएगा 4। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 0 आया। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। मैं आपसे, आप खुद दिमाग लगाओ कि डी का मान 0 आ गया, तो डी का मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इधर वाली चीज हम देखें तो यहां देखो, यदि b² माइनस 4ac, यदि b² माइनस 4ac 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान हो जाएंगे। तो मूल कैसे होंगे, मूल हो जाएंगे सर वास्तविक और समान। तो यहां हमने इस चीज को नोट किया क्योंकि मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे अच्छा रामबाण है b² माइनस 4ac निकाल दो। और b² माइनस 4ac निकालते ही आपको पता चल जाएगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा। पीछे वाले क्वेश्चन में 0 से छोटा आ गया था, -8 0 से छोटा ही है, -8 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। और ये 0 आ गया तो आप यहां क्या बोलोगे, यहां हम ये चीज बोलेंगे कि सर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया है, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। ये मूलों की आपने प्रकृति बता दिया। देखो क्वेश्चन को और कंटिन्यू किया इसने, क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं है। यदि वास्तविक है तो बताओ, वास्तविक तो है ना, वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करना है। अब मूल ज्ञात करने के लिए आप बोलो सर गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लूंगा। मैं बोल रहा हूं भाई गुणनखंड विधि का क्यों प्रयोग कर रहा है, श्रीधराचार्य सूत्र से काम करो। क्यों, क्योंकि आपने आधा काम तो कर चुके हो। जो रूट के अंदर है b² माइनस 4ac उसका मान तो आपने निकाल लिया पहले से, तो अब आपको श्रीधराचार्य सूत्र अच्छा काम करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि अब आपको इसको गुणनखंड विधि से करो। मैं बोल रहा हूं गुणनखंड विधि से करने से अच्छा तो हमारे पास में श्रीधराचार्य सूत्र है। अब मूल निकालने के लिए आप लिखोगे x इक्वल टू, क्या लिखोगे, x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट। अब मैं b² माइनस 4ac नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट d लिखूंगा। तुरंत समझ जाना है d का मतलब क्या है। d किसको बोला था, b² माइनस 4ac को बोला था। अपॉन में है 2a, देखो सूत्र भी छोटा हो गया हमारा, यहां लिखते ही d। अब यहां हो गया x इक्वल टू, ये है माइनस। अब बताओ b का मान क्या है, तो यहां से देखो b का मान सर -2 है, तो यहां मैं कोष्टक में लिख देता हूं -2 और प्लस और माइनस। बताओ d का मान, यहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, यहां से सीधा रख दो, ये आ जाएगा 0 अपॉन में 2। a का मान कितना है, a का मान सर ये x² का गुणांक 3 है, तो ये लिख दिया 3। ठीक है, अब बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। x इक्वल टू ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या 2 हो गया 2, आगे वाला तो प्लस माइनस कुछ भी लिखो 0 ही है, समझ आई बात। और नीचे अपॉन में है, ये आ गया 6, तो आंसर हो गया 1/3। तो x का 1/3 मान आया, तो दोनों मूल बराबर है। ध्यान से देखो, यहां है समान, दोनों मूल समान है, तो आप यहां लिख सकते हो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 1/3। तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों के दोनों मूल बराबर। दो मूल बराबर एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब b² माइनस 4ac 0 होगा, तो एक कंडीशन में मूल बराबर हो जाएंगे b² माइनस 4ac। ऐसे इसको प्रॉपर एग्जाम में करके आना है। आप d निकाल दिया तो फिर सूत्र से ही करो, यहाँ डायरेक्ट मान रखा माइनस का b, ये माइनस b का मान माइनस में 2 है, प्लस माइनस ये कोई काम का नहीं है, 0 है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और अपॉन में है 6, तो 2 से ये कटेगा तो 1/3 उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई, हमारी जो प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है भाई। अब प्रश्नावली है 4.3। 4.3 का जो क्वेश्चन है वो आज हम लेंगे, और जितने संभव होंगे उतने सारे। अब आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल मूलों की प्रकृति के बारे में 3 कंडीशन याद है, तो आप बिना सोचे समझे आप खुद करने की ट्राई करना है, खुद कोशिश करनी है कि भाई मैं खुद कर सकता हूं। जितना आप करोगे, आपसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई पढ़े आपको, आपके समझ में आई तो आप तुरंत बैठ जाओ उसको निकालने के लिए। तो यदि
किसी के कम समझ में आया है तो आप अब स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी देखो। देखो इस क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, निम्न द्विघात समीकरण, ये 3 द्विघात समीकरण दे रखे हैं आपको। 3 द्विघात समीकरण है तो मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। मूल ज्ञात करने के लिए नहीं बोल रहे, आगे भी देख लो, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है, तो यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उनको ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, नहीं ज्ञात होगा। इसलिए आपको पहले सबसे पहला काम तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, वो 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू है 0। आपको मूलों की प्रकृति पूछा है, पहले तो मूल ज्ञात बाद में करेंगे। मूलों की प्रकृति पूछा है तो आप b² माइनस 4ac निकाल दो डायरेक्ट, सीधा सिंपल काम यही करना है। तो b² माइनस 4ac निकाल देते हैं, मतलब d निकालना है। d होता है b² माइनस में 4ac, सीधा सूत्र के अंदर रखो, b का करना है स्क्वायर, b है सर -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान है 2, c का मान है 5 इक्वल है -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इन तीनों को गुणा करना, ये हो जाएगा सर 8 पंजो 40, तो ये हो गया 40। मैं आपसे पूछूं कि 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा, कितना 31 बचेगा, वो भी किसका, नेगेटिव बचेगा। तो बताओ d क्या आया, नेगेटिव। तो d नेगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है भाई, मूल काल्पनिक है। यही छोड़ देना आपको कि मूल काल्पनिक हो गया। तो यहां ये चीज समझ आई कि सर b² माइनस 4ac, b² माइनस में 4ac किससे छोटा है, 0 से ही छोटा आ गया। किससे छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया। तो इसका मतलब मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक है, अतः मूल काल्पनिक। और मूल काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व है नहीं है, आप लिख सकते हो अतः मूल काल्पनिक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस इतना सा काम करना है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहले क्वेश्चन का हल आपको दिमाग में बैठा होगा। कैसे करना है, सीधा सिंपल काम कर लेना, डी निकाल लेना। डी पर ही पूरा दारोमदार है भाई, डी है या मेन एंगल। सरपंच साहब यही है, आज का जो सरपंच है ना वो डी है, विवेककारी है, विवेचक ही है। ये जो सरपंच है ना इसके ऊपर निर्भर कर रहा है ये सरपंच नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है या फिर 0 जा रहा है, उस पर दारोमदार है पूरा का पूरा। अब इसको भी ले लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। 2x² माइनस में 6x, 2x² माइनस में 6x, 2x² माइनस में 6x, 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल टू है 0। आपको मूलों की प्रकृति बतानी है तो मूलों की प्रकृति बता देंगे भाई। क्या है हमारे पास, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2। मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको सीधा सिंपल डी निकाल दो। डी होता है सर b² माइनस में 4ac, b का करना स्क्वायर, b कौन है इसमें से देख के बताओ, माइनस का 6 है सर, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4, a का मान 2 और c का मान 3। अब कर लो बेसिक कैलकुलेशन, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 लिखा, माइनस तीनों को गुणा करना 8 3 24, ये लिखा 24। बताओ 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा सर 12। डी कितना आया, डी 12 आया। कुल मिला के हमें क्या आया उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया सर। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मूल वास्तविक तथा असमान है, क्योंकि 0 से तो बड़ा ही है 12। तो इसका मतलब आप यहां बोल सकते हो कि b² माइनस में 4ac 0 से बड़ा है, ये बड़ा है तो इधर मुंह खोला है मैंने, 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक तथा मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान है। और मूल वास्तविक है तो इनको ज्ञात भी करना है। अब इनको ज्ञात करना तो आप सबको आ रहा है कि सीधा इतना काम कर दिया तो श्री द्विघात सूत्र से कर लो आप। तो आप लिखोगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से, क्योंकि मूल ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात करना हमने पीछे वाली क्लासों में सीख चुके हैं। मूल ज्ञात करना द्विघात सूत्र से, और द्विघात सूत्र हमारे पास में है कि सर x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट, अब d लिख रहा हूं मैं सीधा, अपॉन में है 2a, ये फॉर्मूला काम करेगा। यहां इधर देखो, कंटिन्यू करते हैं। x इक्वल टू
x इक्वल टू माइनस, ये माइनस, b का मान देख के बता कितना है, b का मान है सर माइनस का 6, तो यहां लिख दिया हमने कोष्टक के अंदर माइनस का 6 और प्लस और माइनस। अब d का मान अलग से वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, d का मान यहां निकाल रखा है हमने, कितना आया था 12, तो डायरेक्ट लिखो 12 और अपॉन में है 2a, ये लिखा 2a का मान कितना है 2, सर ये लिख दिया 2। x इक्वल टू हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस और माइनस रूट 12 और अपॉन में कितना है, अपॉन में आ जाएगा सर 4। एक बार प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में लिख दे, तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस में रूट 12 अपॉन में 4, एक बार लिखेंगे हम माइनस में तो x बराबर 6 माइनस रूट 12 अपॉन में हो गया 4। ठीक है, अब देखो रूट 12 को आप तोड़ सकते हो, इस रूट 12 को आपने क्या लिख सकते हो, रूट 12 को लिख सकते हैं सर, एक बार आप इसके फैक्टर कर लो, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर फेंक दो, जोड़ा नहीं बना उसको रूट के अंदर लिख दो, सीधा सिंपल काम कर देना। तो 12 को मैं लिख सकता हूं रूट 12 को, ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 12 को लिख सकता हूं 2 रूट 3 और अपॉन में है हमारे पास में 4। क्या ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो सर, जितना सिंपल हो सके उतना ही आप करते रहो। तो 2 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 3 प्लस में रूट 3 और अपॉन में है 4, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, ये हो गया 2 बार। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई सर 3 प्लस रूट 3 अपॉन में कितना आएगा 2, ये लिखा 2। समझ आ रही है बात, ये इसके मूल हमने ज्ञात किया। और भी आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो रूट 3 और रूट 3 लिख सकते हो, रूट 3 आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, यहां तक छोड़ो तो भी अच्छी बात है, और आगे भी इसको कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो रूट 3, इसको लिख सकते हो रूट 3 और रूट 3 प्लस में है रूट 3 अपॉन में है 2, तो रूट 3 आप ऊपर से कॉमन ले लिया, यहां बचेगा रूट 3 प्लस में 1 अपॉन में बचेगा 2, तो ये भी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो इतना छोड़ो तो भी ठीक है और उतना कर लिया तो भी ठीक है। ठीक है, अब आप इसको भी सेम इधर यही काम कर देना है कि x इक्वल टू 6 और माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 2 रूट 3 और अपॉन में है 4, ये लिख दिया 4, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा सर 3 माइनस में रूट 3 अपॉन में है 4, 2 से इसको काट सकते हो 2 बार। फाइनल आंसर आप x का मान दे सकते हो 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये इसका मूल, 2 मूल हमने निकाला। आगे भी इसको आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हो तो आप आगे इसको सरल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपकी ये चीज समझ में आई होगी। और अब चलते हैं हम इसके, एक और पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट को ले लेते हैं। तीसरा पार्ट, ये इधर देखो, तीसरा पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस में, 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3x, चेक कर लेते हैं एक बार। 3x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 3x प्लस में है प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, इसका तीसरा पार्ट ले रहे हैं। मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है आपको, मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आप सीधा सिंपल काम कर दो, डी निकाल दो सर। डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का करना है स्क्वायर, बी कौन है, बी का काम कर रहा है सर माइनस में 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस में 4a 3c 4 लिखा, और माइनस का स्क्वायर हो गया क्या, प्लस। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये माइनस पे भी है, 4 पे भी है, रूट 3 पे भी है, तो माइनस का हो गया प्लस, 4 का हो गया 16 और रूट 3 का कितना हो गया, रूट 3 का होता है सर 3, तो 16 और 3 गुणा हुआ तो कितना हो गया 48, तो ये आया 48 माइनस में ये हो गया कितना 12, 12 को 4 से गुणा करोगे तो 48, आंसर आएगा सर 0। तो इसका मतलब मैं समझ चुका हूं सर कि डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है आपके पास में 0। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल आ रहा है 0 के, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, क्योंकि 0 आ रहा है, वास्तविक तथा समान होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो भाई, अब मूल ज्ञात करने के लिए भी बोल रहा है, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप सीधा लगाओगे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट, और ये लगा दिया d अपॉन में लिख दिया 2a, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से कर लो काम। देखो इधर x इक्वल टू माइनस, ये माइनस, b का मान देखो, b का मान है सर माइनस, ये लिखा माइनस में 4 रूट 3, ये b का मान,
प्लस और माइनस, बताओ डी का मान सर शून्य आया, डी का मान तो 0 आया, ये 0 लिख दिया। अपॉन में है 2a, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, ये लिख दिया 3। ठीक है, तो x इक्वल टू ए का मान कितना है, ए का मान है सर 3, ये लिखा दिया। x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में 4√3, उधर वाला लिखना नहीं है, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में है सर 6। आप इसको काट सकते हो, किसके पहाड़े से, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, तो 2√3 अपॉन में हो गया कितना 3। इसको भी सरल कर सकते हो, कैसे कि x इक्वल टू 2√3 अपॉन में, इसको लिख सकता हूं √3 इंटू √3, इससे काट दो इसको, तो ये हो जाएगा x बराबर 2/√3, x का मान आया। और सेम आप एक बार x का मान यही लिख दो 2/√3, यह था। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। आज हमने 4.3 का पहला क्वेश्चन किया था। पहला क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, वो सारे के सारे हमने कर लिए थे और बेसिक चीज आपके समझ में आई होगी। ये 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन दिमाग के अंदर रखनी है। सबसे मेन बात ये, डी आज का सरपंच है, आज का सरपंच ही डी है। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हमारा जो ये चौथा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और लगेगी, एक क्लास के अंदर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि 4.3 के बाकी 2 से लेके 5-6 तक जो क्वेश्चन बचे हुए वो सारे एक ही क्लास में करवा दूंगा, अगली क्लास तक, और अगली क्लास में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और लास्ट तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना है। ठीक है, और अभी आनंद ले रहे हो, मस्त रहना, आराम से बढ़िया तरीके से, आपको जहां बैठे हो, जैसे हो, जिस स्कूल में जा रहे हो वहां आराम से आनंद से आपको पढ़ाई करनी है बस। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त